हेलो, सर हाँ। गुड मॉर्निंग। बाय द वे, आज मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई नहीं? रात के 1:30 बजे। सर सर वो एक्चुअली अर्जेंट काम आ गया ना, तो इसलिए सोचा इतनी रात को आपको क्यों डिस्टर्ब करूं, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई। अर्जेंट काम था, मुझे क्यों डिस्टर्ब करना? हाँ राइट। बाय द वे, अर्जेंट काम क्या था तारिका, मैं जान सकता हूँ? हाँ सर, ब्लड सैंपल्स को भेजने थे डीएनए टेस्ट के लिए। तारिका, प्लीज डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस, प्लीज। बाय द वे, पूरे दिन हम ये ब्लड सैंपल्स की बात करते रहे और शाम को 5 बजे तक हमने सारे ब्लड सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। तो फिर ये नया कौन सा ब्लड सैंपल आ गया? पैंट पे जो ब्लड लगा हुआ था ना, वो सैंपल भेजना रह गया। इस पैंट पर लगा हुआ खून ये भेजने से रह गया। बाय द वे, ये कौन सा नया एविडेंस है जो डॉक्टर सालुके को नहीं मालूम? क्या? और ये पैंट तुम्हें कहां से मिली? क्योंकि क्राइम स्पॉट पर मुझे तो ऐसी कोई पैंट नहीं मिली, तो तुम्हें कहां से मिली? किसने दी तुम्हें पैंट? किसने दी? Come on, give me the answer. अभिजीत। यार ये सीआईडी में जितने गलत काम होते हैं सब में इस आदमी का नाम क्यों जुड़ा हुआ था? अभिजीत। अभिजीत ने दी तुम्हें पैंट? हाँ। मुझे क्यों नहीं दी? पता नहीं। पता नहीं। ये पैंट किसकी है? पता नहीं। पैंट पर लगा हुआ खून किसका है? पता नहीं। ये पैंट डॉक्टर सालुके के पास क्यों नहीं आई? पता नहीं। तो तुम्हें क्या पता है डॉक्टर तारिका? क्या पता है? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे दिमाग से निकल गया सर। प्लीज प्लीज तारिका, नाउ यू आर अब्यूजिंग योर ओन इंटेलिजेंस। मैं अपनी असिस्टेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तारिका के दिमाग में से कोई भी बात बिना वजह नहीं निकल सकती है। तारिका, जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। ना, कम ऑन, टेल मी प्लीज, टेल मी द ट्रूथ। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? यू श्योर ऐसी कोई बात नहीं? हाँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तारिका, इस पैंट को तुम डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाओ। अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि कौन कितने पानी में है। हो गया तुम्हारा तारिका? हाँ सर, हो गया। सर, दया सर का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। सर, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। दया सर के पड़ोसी कह रहे थे कि वो कल से घर पे नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। शायद किसी काम में फंस गया होगा। और सर एसीपी सर उनका भी फोन नहीं लग रहा है। सीआईडी की ड्यूटी में ऐसा होता रहता है पंकज। सचिन, उन दोनों मरने वालों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, एक का नाम कल्लू है और दूसरे का नाम भीकू। पिछले 6 सालों से ये तरह तरह के क्राइम कर रहे थे। पहले चोरी, बाद में किडनैपिंग वगैरह। एड्रेस है इनका? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि भीकू
किसी डीएन बार में जाता था रेशमा नाम की डांसर से मिलने के लिए। डीएन बार की डांसर रेशमा। बार में आके भी कोई चाय पीता है क्या? मैं शराब नहीं पीता। तो क्या सिर्फ डांस देखने आया है? हाँ। बहुत अच्छा डांस कर लेती है। पहले किस बार में काम करती थी? डिस्को जंक्शन। डिस्को जंक्शन? ये कहाँ पर है? इसका नाम नहीं सुना पहले। अंबर नगर में जो पुलिया है ना, बस उसी पुलिया के नीचे। वहाँ तो वहां से काम को छोड़ दिया। स्टेट बराबर पैसे नहीं देता था क्या? बहुत कंजूस था, कंटाल गई, छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। ऐसे ही अपनी अदाएं दिखाती रही ना तो देखना सब एक दिन तुम पे कैसे लट्टू हो जाते हैं। वैसे फिर यहाँ का पता किसने बताया? रेशमा ने, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रेशमा? उसने तो ये लाइन छोड़ दी, तुझे नहीं पता? नहीं, अब क्या करती है? उसने शादी कर ली। शादी कर ली? किससे? बीकू से? भीकू? भीकू को भी जानती हो तुम? जानती मानती नहीं हूँ, वो एक बार उसने बीकू का नाम लिया था बस। भीकू की वजह से ही तो वो मुसीबत में फंसी थी। क्या ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ ये तो पता नहीं, बस इतना जानते हैं कि रेशमा के बाल छोड़ने की वजह भीकू था। तो रेशमा ने बीकू से शादी की? भीकू से नहीं, अपने ऑटो ड्राइवर मंगल से, जो उसको यहाँ पे लेके आता था और यहाँ से लेके जाता था। मंगल? ये मंगल रहता कहाँ पर है? जी कहिए। रेशमा? जी मैं ही हूँ रेशमा। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? डरो मत, कुछ पूछताछ करनी। पूछताछ? ठीक है, आइए अंदर आइए। आप लोग चाय ठंडा कुछ लेंगे? जी नहीं थैंक यू। इनफैक्ट सॉरी, हमने आपको खाना बनाते वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन बात थोड़ी जरूरी थी। क्या हुआ? मंगल तो ठीक है ना? मंगल का तो पता नहीं, लेकिन ये भीकू कौन है? भीकू को जानती हैं आप? भीकू? कौन भीकू? देखो रेशमा, हम तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानते हैं। भीकू तुम्हें डीएन बार में मिलने आया करता था ना? देखिए, अपनी पुरानी यादों को मैं अपने दिमाग से पूरी तरह मिटा चुकी हूँ। भगवान के लिए आप लोग मेरे पुराने जख्मों को मत कुरेदिए। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये सही कह रही। सीआईडी के बेकसूर ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं और आपकी मदद से हम उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, पूछिए, क्या जानना है आपको भीकू के बारे में? भीकू की वजह से तुमने बार की नौकरी क्यों छोड़ी? अगर मैं उस बार का काम नहीं छोड़ती तो गुंडे मवाली मुझे जान से मार देते। कौन गुंडे मवाली? वही जो उस बार में आते थे। भीकू हमेशा मुझे कहा करता था कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं और उनकी खास खास बातें उससे बताया करूं, मगर पता नहीं उन लोगों को कैसे ये बात मालूम हो गई और वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। और बस मैंने बार छोड़कर शादी कर ली। ये भीकू रहता कहाँ है, पता है आपको? सर, भीकू तो मर चुका है, फिर हम लोग यहाँ क्या ढूंढने आए? कोई ऐसा सुराग जो सीआईडी को उसके खूनी तक ले जा सके। देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये रहा। ऊपर जाके चेक करो, देखो कुछ मिलता है।
इतनी सारी बाप की कमाई। सर सही देखिए, कुछ ना कुछ और जरूर मिलेगा। ढूंढते हैं। पंकज सर, जरा हाथ लगाना। बस बस ये क्या है? सर, अंदर किचन में से ये गन्स और ये चाकू मिले। गन्स? ये देखो, पासपोर्ट। सर, आदमी एक और पासपोर्ट 3? पर भीखू तो कोई छोटा मोटा चोर था, और ये 3-3 पासपोर्ट तो किसी ऐसे मुजरिम के पास ही हो सकते हैं जो कोई बहुत बड़ा गुनाह प्लान कर रहा हो। हाँ, जरूर कोई लंबा चक्कर है श्रेया। इस केस में ऐसा कुछ है जो हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, पर क्या है? कौन है आप लोग? आप? मैं यही रहता हूँ। भीखू घर में नहीं है। मालूम है, उसका खून हो चुका है। हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ? खून? किसने मारा भीखू को? यही तो पता करना है। क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? पता नहीं साहब, लेकिन यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, उसका कोई दोस्त वोस्त, किसी से वो ज्यादा बातें करता हो? हाँ, नत्थू पान वाला। बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। भीखू घंटों घंटों तक उसकी दुकान पे खड़ा रहता था। ये नत्थू पान वाला हमें मिलेगा कहाँ? सर, आगे से लेफ्ट, सामने ही दुकान है उसकी। तुम्हारे पान में वो पहले वाली बात नहीं रही। न ठीक से सुपारी डालते हो न कत्था। गुलकंद का सारा पैसा बचा लेते हो। हाँ हाँ, जाओ। एक तो बाहर खाते हो, ऊपर से रोज जाते हो। जाओ। क्या हो गया? क्यों झगड़ रहे हो? कुछ नहीं साहब, इन मुफ्तखोरों को नसीहत देनी पड़ती है। वैसे भीखू तुम्हारा ही दोस्त था ना? भीखू? कौन भीखू? सीआईडी? अब बताओ, इस आदमी को दिन में कितने पान खिलाते हो? ये तो पान खाता ही नहीं है। पान नहीं खाता तो क्या दिन भर यहाँ पे खड़े रह के रेडियो पे कमेंट्री सुनता था वो? बस यूं ही टाइम पास करने आता है। देखो नत्थू भैया, ये जो सीआईडी वाले होते हैं ना, ये इंसान के हाव भाव को देख के समझ जाते हैं कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। मगर मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब इसका टेस्ट तो ब्यूरो में होगा। चलो हमारे साथ ब्यूरो चलो। ब्यूरो? नहीं, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताओ जल्दी, वो यहाँ क्यों आता था? लिफाफा देने। कैसा लिफाफा? ये तो पता नहीं लिफाफे में क्या होता है, पर जैसे वो लिफाफा देता है, मैं दुकान के बाहर पीला कपड़ा टांग देता हूँ, और फिर कोई ना कोई आकर वो लिफाफा ले जाता है। तुमने कभी खोल के नहीं देखा कि लिफाफे के अंदर क्या था? नहीं साहब, भीखू मुझे हर लिफाफे के 5000 रुपए देता है। मैं लिफाफा खोल के उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम्हें आज बिल्कुल वैसा ही लिफाफा सीआईडी टीम देगी, और तुम अपनी दुकान के बाहर वही पीला कपड़ा टांगोगे। समझ गए?
आइए मैडम, कैसा पान लगाऊं, सादा या मीठा? पीला पान। अच्छा, समझ गया। लिफाफा खाली कैसे है? क्योंकि ये लिफाफा हमने रखा है। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो हमारे साथ। होश में आओ ऑफिसर, तुम जानते नहीं हो मैं कौन। जिस तरह तुम सब एसीपी प्रद्युमन के लिए काम करते हो, उसी तरह मैं भी उन्हीं के लिए काम करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो भीखू की साथी हो। और अगर मैं ये कहूँ कि भीखू भी आपकी और मेरी तरह एक सीआईडी ऑफिसर था, तब आप क्या कहेंगे? तुम झूठ बोल रही हो सर, ये हमें गुमराह करने के लिए ये सब बोल रही। कैसे यकीन करें हम तुम्हारी बात का? आप चाहो तो एसीपी सर से बात कर लो, उन्होंने ही मुझे और भीखू को इस अंडरकवर मिशन पर भेजा था। अगर एसीपी सर भीखू को जानते थे तो फिर उन्होंने हमसे ये बात छुपाई क्यों? निकेतन। यस सर। मुझे तुम्हारी एक खास मिशन के लिए जरूरत है। खास मिशन सर? हाँ, खास मिशन।
जैसे कि तुम जानते हो, दया, अभिजीत और बाकी सारे जो ऑफिसर्स हैं, हर कोई जानता है कि वो लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है जो खुफिया तरीके से अंडर कॉप्स बन के अंडरवर्ल्ड के क्राइम सिंडिकेट में घुसे, उनके बारे में खास इंफॉर्मेशन निकाले और हमें दे दे। और ये सब हम किस लिए चाहते हैं? ताकि हम इस पूरे अंडरवर्ल्ड का, इस पूरे क्राइम सिंडिकेट का सफाया करते, सफाया। इसलिए भानु, तुम इंस्पेक्टर भानु नहीं बल्कि भिकू बनोगे, एक गुंडा। श्योर सर। और मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा? नहीं भानु, हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। 2 साल तक हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम इस पूरे अंडरवर्ल्ड में घुल मिल जाओगे और उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी बनाकर जियोगे, समझे? मेरे परिवार वालों का क्या? तुम्हारे परिवार की चिंता अब मेरी चिंता होगी। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करोगे उनके सुख दुख, उनकी सुरक्षा, ये सब मेरी जिम्मेदारी होगी और ये मेरा वादा है। बस तुम सिर्फ इतना बताओ कि अपनी जिंदगी के कुछ साल इस मिशन को देने के लिए तैयार हो। कुछ साल तो क्या सर, अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा देश के ऊपर, पीछे नहीं हटूंगा। गुड। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं जिंदा छोड़ूंगा उन सबको जिसका भी हाथ है मेरे जाबाज ऑफिसर्स की मौत में। एक एक को कीमत चुकानी पड़ेगी, एक एक को। ये मेरा वादा है, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। जरा ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना। पिछले कई सालों का सबसे ज्यादा उलझा हुआ क्राइम सीन है ये। बताइए बताइए सालों के साहब, मैं अपनी आंखें, नाक और कान सब कुछ खोल के सुन रहा हूं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो फ्रेडी। देखो, कल्लू बैठा हुआ था यहां इस कुर्सी पर ऐसे, और भीखू बैठा हुआ था यहां इस चेयर पे ऐसे। और पहली गोली किसे लगी? पहली गोली लगी कल्लू को। शूट अभिजीत, शूट! शूट अभिजीत, शूट! और कल्लू को गोली मारने के कुछ ही पलों के बाद मुजरिम ने भीखू को गोली मार दी। अभिजीत, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मैं तो ठीक हूं। क्या ठीक हो यार? हमेशा तो लैब में घुसते ही सवालों की झड़ी लगा देते थे, आज तो चुपचाप खड़े हो एकदम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। सवालों की झड़ी तो अभी मेरे दिमाग में है, और सबसे अहम सवाल यह है कि कल्लू और भीखू को मारने वाला खूनी वो खड़ा कहां था? अरे भूल गए यार, तुम्हें बताया था ना मैंने क्राइम सीन पर। खूनी इन दोनों के बिल्कुल सामने खड़ा था, करीब 10 फीट की दूरी पर, जैसे तुम खड़े थे। अच्छा सर, वहां पे आपको खूनी के जूतों के निशान भी तो मिले? हाँ मिले थे ना, दिखाता हूं। करण, ये चेयर्स जरा वहां रख दो। ये देखो, ये है वो जूतों के निशान। 9 नंबर का जूता है ये जूते का डिजाइन कुछ अलग सा दिख रहा है ना सालों के साथ? हाँ रेडी। जूते के डिजाइन से, जूते के नंबर से और जूते के सोल से हमें काफी ऐसी चीजें पता लग सकती हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी मुजरिम तक पहुंच सकें। अभिजीत, तुम अपने जूतों की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? नहीं नहीं, वो ऐसे ही।
आप कह रहे थे कि आपको 4 शेल्स मिले थे क्राइम सीन पे से। हाँ मिले थे, मुझे वहां पर 4 गोलियों के शेल्स मिले थे। उनमें से 2 शेल्स उन 2 गोलियों के थे जो भीखू और कल्लू को मारी गई थी। एक शेल मिला था मुझे कल्लू की लाश के पास में और एक शेल मिला था तारिका को दरवाजे के पास में। मतलब किसी ने गोली दरवाजे के पास से चलाई थी? हाँ सचिन, मुझे लगता है खूनी जब कल्लू और भीखू पर गोली चला रहा था, कमरे में कुछ और लोग भी दाखिल हुए और उन्होंने अंदर घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे 2 और लोग जख्मी हुए। क्योंकि वहां पर मुझे 4 लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले। अरे बाप रे बाप, 4 लोगों के खून, 4 गोलियों के शेल। सालू के साहब, ये केस किसी बोर्ड के एग्जाम से कम नहीं है। 4 लोगों का खून मतलब कल्लू और भीखू के अलावा 2 और लोग भी घायल हुए। हाँ विजय, ये जो 2 और लोगों के खून थे वो किसके हैं, कुछ पता चला? नहीं अभिजीत, अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है। और सर वो गोलियों के शेल, उसकी रिपोर्ट आई क्या? सचिन, इस सब में थोड़ा वक्त लगता है यार, थोड़ा वक्त दो। एनीवेज, वो दया की कुछ खबर? नहीं सर, दया सर का अब तक कुछ पता नहीं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ना ही फोन ट्रेस हो पा रहा है। पता नहीं कहां है और किस हाल में। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ये कहां चला गया यार? हो क्या गया इसे आज? पता नहीं सर, आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। शायद दया सर की वजह से परेशान होंगे, हो सकता है। हाँ वैभव, डीएनए रिपोर्ट मिल गई? आप तो लेके आ जाओ फौरन। यस। तारिका, क्या वो जो मेरे पैंट पे खून लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। किसका किसका खून है? कोई पुराना मुजरिम है? नहीं, किसी पुराने मुजरिम का खून नहीं है। तो फिर किसका खून है? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? साहब, डीएनए रिपोर्ट ही है? हाँ सचिन, डीएनए रिपोर्ट ही है, पर ये रिपोर्ट बता रही है कि 3 लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, चौथे का ब्लड ग्रुप हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब देखते हैं किन किन लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। 2 तो उन्हीं के होंगे ना, भीखू और कल्लू के। हाँ रेडी, अभी देखते हैं, पता लग जाएगा। ये ब्लड ग्रुप तो भीखू का है जो मैच हो गया है, और ये कल्लू का ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया है, और ये तीसरा। माय गॉड, क्या हुआ सर? क्या हुआ सचिन? ये देखो सचिन, क्या हुआ? माय गॉड, तीसरा ब्लड ग्रुप दया सर का है। ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। दया पिछले 24 घंटे से गायब है, क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ, क्या किया? मैं क्या करूंगा दया के साथ? दया, शूट अभिजीत, शूट शूट अभिजीत, शूट शूट अभिजीत, शूट शूट अभिजीत, शूट। अभिजीत, मेरा यकीन करो, मैंने दया को कुछ नहीं किया। तुम जानती हो मैं दया को सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जानती हूँ अभिजीत, लेकिन ये बात मुझे सालू के सर को बतानी पड़ेगी। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोशिश कर रहा हूं पता लगाने की। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से चुपके चुपके काम नहीं कर सकती, मुझे बताना पड़ेगा उन्हें।
तुम आ रहे हो मेरे साथ ऊपर? तुम आ रहे हो क्या? अभिजीत? अभिजीत? इसका मतलब जब कल्लू और भिक्कू पे गोली चलाई गई उस वक्त दया सर वहां मौजूद थे। सर, शायद दरवाजे के पास वाला शेल उसी गोली का होगा जो दया सर को लगी थी। हाँ फ्रेडी, हो सकता है दया सर कल्लू और भिक्कू की मदद के लिए गए होंगे और उसी दौरान हाथापाई हुई और गोली दया सर को लग गई। दया को गोली लगी, वहां पर खून भी बहुत था। पता नहीं किस हाल में होगा दया। लेकिन दया सर अकेले ऐसे खतरनाक मिशन पे गए क्यों? अरे मुझसे पूछ लिया होता, मैं चल पड़ता उनके साथ। फ्रेडी, ये सब करने का मौका ही नहीं मिला होगा दया सर को। जिसने भी दया सर पे गोली चलाई है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। लेट्स होप दया जहां भी हो, जैसा भी हो, एकदम ठीक हो। जी हो गया, अब मैं जाऊं? जा सकता है, लेकिन अगर अपनी जान की सलामती चाहिए तो इधर आके ये गोली वोली निकाला कि बाहर किसी को बोलना नहीं। क्या? समझ गया। निकल। उसको बहुत होशियार समझता है क्या? नहीं, वो तो नहीं, इधर होशियार सिर्फ मैं हूं, समझा? उठा अपना तामझाम और निकल यहां से। इसकी आंख में पट्टी बांध के इसको छोड़ के आओ। चलो चल निकल। डॉक्टर सालुक है? डॉक्टर प्रमोद हियर। मैंने ही आपको फोन किया था। लेकिन यहाँ इतनी रात को क्या बात? बात आपके सीआईडी ऑफिसर दया की है। मैंने उसकी पीठ से ये गोली निकाली है। सर, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम जानते हो दया का? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। तुमने दया की पीठ से गोली निकाली और तुम्हें मालूम नहीं दया कहाँ है? क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, मुझे कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर आंख पर पट्टी बांधकर लेकर गए थे और उन्होंने ये गोली निकलवाई। तुम जानते हो वो लोग कौन थे? मैं सच में नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो जो भी लोग थे बहुत खतरनाक लोग थे। सर, दया की पीठ से बहुत खून बह चुका है और हो सकता है कि जहर पूरी बॉडी में फैल गया हो। अगर दया को वहां से जल्दी निकाला नहीं गया तो उसका बचना नामुमकिन है सर। I know। दया की जान खतरे में। ऑपरेशन डेमिंगो एक खास मिशन है। इस मिशन में हमारे अंडरकवर कॉप्स गैंगस्टर्स बनकर क्राइम सिंडिकेट्स में, गैंग्स में घुस गए हैं। और ये पैंट तुम्हें कहां से मिली? क्योंकि क्राइम स्पॉट पर मुझे तो ऐसी कोई पैंट नहीं मिली।
सीआईडी के बेकसूर ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं और आपकी मदद से हम उन्हें बचा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में। दया की जान खतरे में। शहर में जितने भी चेक नाके हर जगह पता किया, ना ही एसीपी सर का पता लगा और ना ही दया सर का। एसीपी का तो पता नहीं लगा, लेकिन दया का पता लग गया। पता चल गया? कहाँ है वो? जी, उन्हें कुछ गुंडे उठाकर कहीं कैद करके रखे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर प्रमोद, गुंडे ने जबरदस्ती उठा करके ले गए थे। एक्चुअली दया की पीठ में गोली लगी थी जो गुंडों ने इनसे निकलवाई थी। क्या? दया सर को गोली लगी थी? अभी दया कैसा है? खतरे से बाहर है? कुछ कह नहीं सकते। मैंने गोली तो निकाल ली है, पर वहां का माहौल जिस तरह का है, किसी भी मरीज के लिए वो ठीक नहीं है। आपको कुछ तो याद होगा डॉक्टर साहब, कहाँ है उन गुंडों का अड्डा? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी तो मैं कुछ देख नहीं सका। वहां जाने के बाद तो पट्टी खोली होगी ना? वहां पे देखा होगा उनको? उनके चेहरे याद हैं आपको? जी, चेहरा देखा हुआ है। वेरी गुड। पंकज, इसके जाके इसको बुलाओ जल्दी से। अभिजीत, मैं तुमसे आए। सर, आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पर। अच्छा तारिका, पेट पर जो ब्लड लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ, हाँ। तो वही बताने आई होगी ना तुम अभिजीत सर को, या फिर तुमने पहले ही बता दिया होगा? अपने बॉस को, डॉक्टर सालुके को बताना कतई जरूरी नहीं समझा? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। क्या है उस डीएनए रिपोर्ट में? वो ब्लड सैंपल किसका है तारिका? दया का। दया का। अच्छा, वो पेंट जिस पर ये ब्लड था, वो पेंट किसकी? ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में। अभिजीत की। अब इतने दूर आए हैं तो ऐसे ही टाइम बेकार थोड़ी जाने दूंगी मैं। वाह बीवी जी वाह, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। केतन, बहुत प्यास लगी है, नारियल पानी पीते हैं, चलो ना। केतन, अरे नहीं, क्यों? चलो ना प्लीज। केतन, बाकी शॉपिंग ना किसी और दिन करते हैं, चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे अभी शॉपिंग किसी और दिन क्यों? समझो ना यार, मेरा पेट खराब है, प्लीज। नहीं अभी समझा करो। मैं कह रही हूँ ना अभी। प्लीज मानो बात को। केतन, कहाँ थे तुम केतन? कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं इन्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते? अपनी सिमी को नहीं जानते केतन? देखिए बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये केतन नहीं है, ये मेरे पति जय है। मुझे अपने पति को पहचानने में कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये मेरे केतन हैं। शायद आपके पति की शक्ल मेरे से मिलती होगी। मेरा नाम तो जय है, जय धनकिशोर। ये देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तुम पुलिस वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस झूठे बनाना बहुत आसान है, मैं सब जानती हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पुलिस? बहन जी, ये पुलिस में नहीं है, ये तो मार्केटिंग मैनेजर है। ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं, मेरे पति हैं, एक पुलिस ऑफिसर। 6 साल पहले केस की ड्यूटी के लिए गए थे और आज तक वापस नहीं लौटे। 6 साल पहले? हाँ। आपकी शादी कब हुई? 5 साल पहले। तुम मुझ पे शक कर रही हो, और वो भी इस अजनबी औरत के कहने पे। चलो। केतन रुको, केतन! अभिजीत की पैंट पर दया का खून। 3 बार टेस्ट करवाया गया, लेकिन नतीजा वही। और इसीलिए तुमने वो पैंट
चुपचाप तारिका को दे दी क्योंकि तुम्हें मालूम था कि उस पैंट पर दया का खून लगा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरी पैंट पे दया का खून है तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए देता ही क्यों? आप लोगों को ही ये तो नहीं लग रहा है कि दया की हालत का जिम्मेदार मैं हूं? चलो ठीक है, मान लिया। अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो चोरी छुपे वो पेंट तारिका को देने का क्या मतलब? वो पेंट तुम डायरेक्ट मुझे भी दे सकते थे। दे सकता था सर, लेकिन आपकी आंखों पे मेरी खिलाफत का चश्मा चढ़ा रहता है। मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आप, इसलिए आपको वो पैंट नहीं दी थी मैंने। और इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपने ये भी नहीं बताया कि जिस वक्त दया जख्मी हुआ आप खुद वहां पर मौजूद थे। बता देता, अगर मुझे याद होता तो। मुझे अब भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। ओह, ऐसी आपको याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था? सालुंके साहब, हम लोग अभिजीत सर और दया सर की दोस्ती की कस्में खाते हैं और आप उन पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान दे देंगे लेकिन दया सर पे खरोच नहीं आने देंगे। ओ, चलो ठीक है, मान लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आई एम सॉरी। मैं मान लेता हूं कि दया आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि जब दया घायल हुआ अभिजीत वहां था तो भी उसे कुछ याद नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी जो अभिजीत के दिमाग में घुस गई होगी, कुछ तो। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी दुखती हुई नस पे नमक मत छिड़किए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी याददाश्त। जानता हूं अभिजीत, याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत मुसीबत में होते हैं उनके पास अपने बचाव के लिए बहुत शानदार हथियार होता है, उनकी याददाश्त। प्लीज सालुंके सर, आप अभिजीत की इंटेग्रिटी पे होल्ड ऑन डॉक्टर तारिका, इंटीग्रिटी का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। आपने सीआईडी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट सुराग छुपाने का। अंडरस्टैंड दैट? इंटीग्रिटी। सर, उस रात की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? कुछ भी? मैं तेजा के पीछे भाग रहा था, वो भाग के गाड़ी में बैठ गया और फिर किसी ने उसे गोली मार दी और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जब मैं भाग के तेजा की लाश के पास पहुंचा तो किसी ने मेरे गर्दन के पीछे कुछ सुई जैसी फिर मैं बेहोश हो गया और दूसरे दिन जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक सड़क के ऊपर गिरा पड़ा। इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद। ठीक है, कोई बात नहीं। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता चल जाएगा इस गोली के जरिए। ये वो गोली है जो दया की पीठ में से निकाली थी डॉक्टर प्रमोद ने, और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि दरअसल ये गोली किसकी गन से चली है। तारिका, कम विद मी। डॉक्टर प्रमोद, एक मिनट। आपको स्केच बनवाने हैं और मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। जी, पूछिए। डॉक्टर साहब, आपको उन गुंडों ने कहां से किडनैप किया था? प्रताप नगर से। और फिर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी? जी, और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर उनके अड्डे तक लेकर गए। अड्डे तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा, कुछ याद है आपको? 40-45 मिनट। 40-45 मिनट। कितने बजे की बात है ये? रात के तकरीबन 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात? उस वक्त तो प्रताप नगर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है।
सड़कें खाली रहती है। श्रेया, शहर का मैप लेकर आओ और उन सभी जगहों की लिस्ट बनाओ जहां पे प्रताप नगर से 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। श्रेया, क्या बात है? शहर का मैप लेकर आओ जल्दी। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक्सक्यूज मी। आई कांट बिलीव दिस माया। तुम्हें अपने पति की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन उस अनजान औरत की बात पे पूरा भरोसा है। एक औरत दूसरी औरत की आंखों में झांककर देख सकती है कि वो सच कह रही है झूठ, और उसकी आंखों में सच्चाई नहीं, उसके आंसू झूठे नहीं थे। माया, उसने 2-4 आंसू क्या बहा दी, वो सच्ची हो गई, और मुझे रोना नहीं आता तो मैं झूठा हूँ। सच बताओ, बताओ सच की कितने बीवी है तुम्हारी, और बताओ मुझे जे। अरे मुझसे एक तो समझ नहीं रही, मैं और रख के क्या करूंगा? वो तो आज मेरा नसीब अच्छा था कि मार्केट में तुम्हारी पोल खुल गई, और जिंदगी भर मैं यही सोचती रहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ माया, ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माया, तुम बताते क्यों नहीं हो सच अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो मुझे? माया, सब कुछ तो तुम्हें पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हारे अलावा है कौन मेरा? और तुम्हारा काम पुलिस में हो या मार्केटिंग मैनेजर हो? मार्केटिंग माया, सब झूठ। मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है, बस आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है। ठीक है, ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते अपने ऑफिस लेके चलूंगा। खुश? क्यों अगले हफ्ते क्यों? हाँ, कल क्यों नहीं? बल्कि मैं कहती हूँ कल नहीं, मुझे आज अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस जाना है। शक्की भी एक हाथ होती है यार। ठीक है मैं, I'm sorry मैं तुम्हें ऑफिस लेके चलूंगा। झूठ बोलने की भी हद होती है जय। उसके तरह अब जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मुझसे बात करने मत आना। माया, लिसन टू मी माया, सुनो माया, ओपन द डोर माया। आप मिशन का काम रोक दो और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैं इस मिशन को अपनी जिंदगी के 6 साल दे चुका हूँ। सर प्लीज सर, आप भी इस मिशन को मत रोकिए। सर मैं इसे पूरा करने के बहुत करीब हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो केतन? तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा है पता है तुम्हें? और फिर मैं अपने और ऑफिसर्स की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकता। 4 बजे मुझे गुलमोहर बस स्टॉप पे मिलो, दैट्स एन ऑर्डर, समझे? सर प्लीज सर प्लीज। सर कुल मिला के 4 ऐसे इलाके हैं जो प्रताप नगर से 45 मिनट की दूरी पे है। ये है वीके रोड, जहाँ पे कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज वगैरह हैं। ये तो वो जगह नहीं हो सकती। ये पश्चिम में श्याम नगर है सर, यहाँ पे ज्यादातर फ्लैट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरीके से याद है जहाँ पे आपको ले गए थे वो जगह बंगलो या फ्लैट नहीं थी? जी, खंडर जैसी कोई जगह थी। अब बचता है साउथ और ईस्ट। ये साउथ में चित्रकूट नगर है और ईस्ट में विद्याधर नगर। चित्रकूट नगर में तो बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, और विद्याधर नगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, फिल्म की शूटिंग होती रहती है। अरे श्रेया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। श्रेया, चाहो तो तुम घर चली जाओ और आराम कर लो, तब तक हम लोग ये सब पता लगाते हैं। नहीं सर, जब तक दया सर और एसीपी सर का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, मतलब दया या तो विद्याधर नगर में है या फिर चित्रकूट नगर में है। डॉक्टर साहब, आपको जहां ले गए थे आसपास से कुछ आवाजें आ रही थी, आपने कुछ सुना था वहां पे? हाँ, एक गाना था जो बार बार सुनाई दे रहा था। ये कहिए कि हर आधे घंटे के बाद वही गाना बज रहा था। इसका मतलब आसपास कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मतलब विद्याधर नगर। विद्याधर नगर, करेक्ट। फिल्म स्टूडियोज वहीं पे है। ये पता लगाओ कि विद्याधर नगर में वो कौन सा स्टूडियो है जहां पे इस गाने की शूटिंग हो रही थी। सर? हाँ पूरी, गोली मिल गई। राइफल की गोली लगती है, रख लो इसे।
ये विग पहनती थी क्या? जी नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी हेयर ड्रेसर थी और मेरे विग्स वगैरह सब कुछ वही संभालती थी। जो विग उसने पहना है ना, वो मेरे नेक्स्ट सीन में यूज होने वाला था। रितु ने आपकी विग पहनी हुई थी? जी सर। दुष्यंत समझे, जब रितु को गोली मारी गई तो खूनी ने उसका चेहरा नहीं देखा, गोली पीछे से मारी गई है। और जब रितु को गोली लगी तब उसने इनका विग पहन रखा था। मतलब गोली पे रितु का नहीं, आपका नाम लिखा था। क्या? जी हाँ, आपकी जान खतरे में है। ये देखो, 0.338 कैलिबर की गोली है ये, जिससे रितु को मारा गया है, जो सिर्फ स्नाइपर राइफल से चलाई जा सकती है। तो सालुंके साहब, ये इसके सिर पे 2 लाल निशान क्या हैं? ये लाल निशान एंट्री और एग्जिट वुंड है। रितु की खोपड़ी में गोली यहां से घुसी और यहां से बाहर निकली। ये एग्जिट वुंड एंट्री वुंड से आधा इंच करीब नीचे है, मतलब गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है। जी हाँ, गोली रितु की खोपड़ी में यहां से घुसी और यहां से बाहर निकलकर सीधे वैनिटी वैन के फुटबोर्ड पे जाके अटक गई। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से गोली चली है यहां से, ऐसे। गोली लगभग 2-3 मंजिल की ऊंचाई से चलाई गई है। काफी कुछ पता लगा लिया सर आपने? हाँ, रितु के केस में तो मैंने काफी कुछ पता लगा लिया है। काश में यह भी पता लगा पाता कि दया और हमारे बाकी अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ था, मगर अफसोस, जो व्यक्ति ये बात बता सकता है वो बताना ही नहीं चाहता है। क्या मतलब है आपका बताना नहीं चाहता? याद होगा तो बताऊंगा ना। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरे पीछे पड़े रहने का। नहीं अभिजीत, सालू के कभी किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाया करता है। डॉक्टर साहब प्लीज आप। क्या प्लीज? प्लीज सर, सालुंके साहब प्लीज, क्या आप फिलहाल हम सिर्फ रितु के केस के बारे में बात कर सकते हैं? रितु के केस में मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया है। बस अब मुझे इंतजार है किसी ऐसे सुराग का जिससे यह पता लगाया जा सके कि दया के साथ क्या हुआ था। That's it. देखा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि शार्प शूटर। साहब मैं आपको बोल रहा हूं ना, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, तो यहाँ किसी का आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे अलावा स्टूडियो में कोई नहीं आया? जी नहीं साहब। मतलब गोली तुमने चलाई? मैं गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे तो दिवाली के पटाखों से भी डर लगता है। तो फिर ठीक से सोच के बताओ। कोई ना कोई तो गया था दूसरे माले में। हाँ साहब, एक प्लम्बर आया था वो पाइप ठीक करने के लिए। दूसरे माले पे? जी हाँ। चलो जरा ऊपर चलिए। किस तरफ? ये साइड। यहां से। रितु वहां पे थी और शार्प शूटर ने गोली शायद यहां से चलाई होगी। सलवानिया पर गोली ही चलाई गई है। गिरा उस गोली का शेल। तुम साहब इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब। प्लीज मेरी शिकायत मत करना साहब, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, प्लीज। फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ कि उस प्लम्बर का चेहरा देखा था तुमने? स्केच बनवा सकते हो?
साहब वो क्या है ना कि मुझे बिना चश्मा के ठीक से दिखाई नहीं देता, और वो जिस वक्त आया उस समय मेरा चश्मा कहीं खो गया था और मैं इसी चश्मे को ही ढूंढ रहा था। इस लावण्य का कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, वरना कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करता। इस लावण्य की कुंडली निकाली है सर, इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हाँ सर, उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरी हीरोइन ने ईर्ष्या से या जलन से उसे मरवाने की कोशिश की हो। लावण्य ज्यादा अमीर भी नहीं थी, तो पैसों के लिए भी हमला होगा ऐसा लगता नहीं है। सर हो सकता है वाकई में ये गोली ऋतु के लिए चली हो, लावण्य के लिए नहीं। ऋतु के बारे में तुम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली है ना? हाँ सर, ऋतु की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो हमारी निगाह से छुपी हुई है। लावण्य के बारे में जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है ना, इनमें कोई ना कोई ऐसी बात हमें मिलेगी जो उस जानलेवा हमले से जुड़ी हुई है। सर ये 3 दिन पुराना पेपर है, इसमें न्यूज है कि लावण्य का सामान चोरी हुआ था ब्लू ईव रिजॉर्ट से। लावण्य के सामान की चोरी ब्लू ईव रिसॉर्ट? यही रूम है सर। इसी कमरे से आपके सामान की चोरी हुई थी? जी हाँ सर, पर कुछ खास सामान नहीं था, यही कुछ 1,500-2 हजार रुपए और नकली ज्वेलरी। और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला यहाँ से? नहीं सर। और चोर अंदर आया कहां से होगा? खिड़की से, एसी डक्ट से, या फिर दरवाजे से आया था। पुलिस के मुताबिक उसने चाबी का इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए। और ये कमरे की चाबी किस किस के पास थी? एक मेरे पास और एक इन लोगों के पास। तो मतलब होटल के किसी अंदर वाले का भी काम हो सकता है? मैडम आप कैसी बातें कर रही है? 15 साल पुराना होटल है हमारा, हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसकी गुडविल बनाई है, और हमारे होटल का कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। या तो ये काम किसी होटल वाले ने किया है, या फिर किसी बाहर वाले ने चाबी चुरा कर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका होटल जिम्मेदार है, समझे आप? रहने भी दीजिए ना सर, कहाँ इन छोटे मोटे सामान के लिए आप इन लोगों को परेशान कर रहे हो? लावण्य जी, हम ये पूरी कार्रवाई आपके सामान के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं जिससे आपकी जान को खतरा है। क्योंकि हमें लगता है इस चोरी का संबंध आपके ऊपर हुए जानलेवा हमले से हो सकता है। इसलिए जरा ठीक से याद करके बताइए, और कोई खास सामान या कोई कीमती चीज जो चोरी हुई थी? हाँ, मेरा तो नहीं, मगर मेरी हेयर ड्रेसर ऋतु का सामान चोरी हुआ था, और उसके बाद वो अचानक से उसका मूड खराब हो गया और वो बहुत रो रही थी। ऐसा क्या सामान चोरी हो गया उसका? एक अजीब सा शोपीस था। शोपीस? हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही थी कि एक शोपीस के लिए वो इतने आंसू बहा रही है, और मैंने उसे कहा भी कि मैं एक नया शोपीस ला दूंगी उसके लिए, पर शायद वो शोपीस उसके लिए कीमती था। बहुत महंगा शोपीस था क्या? नहीं, ट्रिपोलिया बाजार में जो चाइनीज सामान की दुकान है ना, वहीं से लिया था, होगा कुछ 700-800 रुपए का। ट्रिपोलिया बाजार में चाइनीज सामान की दुकान? सीआईडी? एक खून के सिलसिले में आपसे पूछताछ कर रही हूँ। खून? किसका खून हो गया है? ये ऋतु हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर का काम करती हैं। कुछ याद आया? मैंने तो इसे नहीं देखा कभी। शनिवार को ये आपकी दुकान पे आई थी, इन्होंने एक मूर्ति खरीदी थी, इस जैसी मूर्ति थी। शनिवार को तो मैं छुट्टी पे था। हाँ, सुशांत दुकान संभाल रहा था। क्यों सुशांत, तुमने देखा था इन्हें? हो सकता है यो, शनिवार का दिन बहुत बिजी दिन होता है ना, बहुत से लोग आते हैं। कुछ
याद नहीं आ रहा। अच्छा जरा वो मूर्ति दिखाना, वो वाली भी। ऐसे और कितने पीसेस हैं आपकी दुकान पे? यही कोई 15-20 पीस होंगे। क्यों सुशांत? जी। ये इन 2 बॉक्सेस पे ये क्रॉस के निशान क्यों लगे? अरे वो तो डिफेक्टिव पीस है, इन्हें फैक्ट्री वापस भेजना है, किसी काम के नहीं आपके। वो अभी पता चल जाएगा। दिखाओ इधर, दिखाओ। तो ये सब ड्रग्स का चक्कर है? रितु को भी ऐसे ही शोपीस बेचा था? सुशांत, तुम मेरी दुकान में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे? बंद करो अपना ये नाटक, चलो अरेस्ट कर लो इन्हें। आइए सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं आइए, किया। चलिए मेरे साथ, आइए आइए, हमें दूर करते हैं। सर, आपको गलतफहमी हुई है। क्या हुआ सर, इतना अर्जेंट बुला लिया? जय, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम सब लोगों के बारे में किसी को पता चल गया है और वो एक एक करके मारे जा रहा है। ये कैसे हो सकता है सर? आखिर ये खबर खोली किसने? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो पता लगाना है। तुम एक काम करो, इसमें भोपाल की टिकट है और 10,000 रुपये हैं। जल्दी से निकल लो यहां से, जाओ निकल लो जल्दी। जय, जय क्या हुआ? जय, जय,
माय गॉड, मेरा एक और अंडरकवर कॉप मर गया, एक और सीआईडी ऑफिसर मर गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। सर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? श्रेया, दया सर भी वापस आ जाएंगे जैसे अभिजीत सर वापस आ गए। सर कैसे वापस आ जाएंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कि दया सर कहाँ है। सर ना दया सर का पता लग रहा है ना ही एसीपी सर का। श्रेया, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हजारों बार ऐसे तूफान से गुजर चुके हैं। जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वो लोग। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने खून देखा था ना, कितना सारा खून पड़ा हुआ था वहां पे। और वो गोली जो दया सर की बॉडी से निकली हुई थी। हाँ श्रेया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीआईडी ऑफिसर्स नहीं मरते। सर सर आप ठीक तो है ना सर? सर कल से आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं किसी जरूरी काम में उलझ गया था। कोई टॉप सीक्रेट काम था जो किसी को भी बता नहीं सकता था, तुम लोगों को भी नहीं। सर वो क्या? सर दया सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दया सर का कुछ पता नहीं है मतलब? सर दया सर गायब है। तो गया कहाँ वो? पता नहीं सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और सर उन्हें गोली भी लगी है। दया को गोली लगी है? एक मिनट, ये सब तुम लोगों को कैसे पता? सर अब सालुंके साहब बता रहे थे कि दया सर की बॉडी से एक डॉक्टर ने गोली निकाली और चुपके से लाके उनको दी। दया की बॉडी में से गोली निकालकर उसने सालुंके को भेज दी गोली। अभिजीत कहाँ है? सर अभिजीत सर भी गायब थे, अभी 3 घंटे ही पहले वापस आए। और तो और सर, अभिजीत सर की पैंट पे दया सर का खून लगा हुआ था। अभिजीत गायब था, 3 घंटे पहले वापस आया और उसके पैंट के ऊपर दया का खून। और उन्हें कुछ याद नहीं है सर। और उन्हें कुछ याद नहीं। फिर वही बात। ये अभिजीत जब भी कभी मुसीबत में पड़ता है, इसकी याददाश्त चली जाती है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? हमारे 3 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे गए, उनके बारे में मेरे अलावा और किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उनके नाम भी पता चल गए बाहर। कैसे? सर अगर ये बात सिर्फ आपको पता थी तो फिर? वही तो मैं कह रहा हूं सचिन, वही समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हुआ कैसे हो रहा है ये? इसका एक ही मतलब है सचिन, हमारे बीच में कोई तो है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। कोई गद्दार है। और सर एक बात और, एक हेयर ड्रेसर का खून हो गया सर। हेयर ड्रेसर? हाँ सर, शूटिंग के दौरान उसका खून हुआ। सर लगता है ये खून ड्रग्स की वजह से हुआ है। और सर छानबीन के दौरान एक आदमी तक पहुंचे भी, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। और सर उसकी जेब से हमें ये कागज मिला है सर, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 1856372459 1835672345। सचिन, ये कोई सेल फोन नंबर या फिर टेलीफोन नंबर्स भी नहीं हो सकते। ये नंबर्स कुछ और ही है। क्या नंबर्स हो सकते हैं ये? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।